हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 11 साइंस। चैप्टर नंबर 11 चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में इस पाठ में आगे अभ्यास करेंगे। इस प्रस्तुत अध्याय में हम फसल उगाने की मुख्य कृषि विधियाँ, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व एवं अनेक कार्यों के अध्ययन करेंगे। भोजन वह पदार्थ है जिससे हमें किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। हम वृद्धि करते हैं तथा स्वस्थ रहते हैं। भोजन शरीर की विभिन्न रोगों व संरक्षणों से रक्षा करता है। यह हमें पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। उसमें फर्स्ट आएगा क्रॉप। क्रॉप यानी फसल। किसी स्थान पर बृहत स्तर पर उगाए गए एक प्रकार के किसी न किसी प्रकार के उपयोग हेतु पौधे को फसल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप गेहूँ की फसल, धान की फसल आदि। इन फसलों को उगाने की पद्धति कृषि पद्धति क्रॉपिंग पैटर्न कहलाती है। उसमें है दो, यानी कि जो फसल है वो दो प्रकार की होती है। एक जो है खरीफ क्रॉप यानी खरीफ फसल और दूसरी रबी फसल। तो पहले देखेंगे खरीफ फसल। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं खरीफ की फसल कहलाती है। इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है तथा इनकी कटाई मानसून के अंत अर्थात सितंबर में की जाती है। उदाहरण स्वरूप धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, बाजरा आदि। तो ये जब जो है वो खरीफ फसल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगी रबी फसल यानी रबी क्रॉप्स। जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उसे रबी की फसल कहलाती है। इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा इनकी कटाई मार्च में की जाती है। उदाहरण गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी आदि इसमें आता है। तो ये जो फसल है वो दो मुख्य कृषि पद्धतियों में थी। तो आप ये जो दो हैं वो ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद आता है रबी फसल यानी खरीफ फसल। तो यहाँ कुछ आपको उदाहरण हेतु चित्र दिए गए हैं। एक जो है ये है रबी फसल और एक जो है खरीफ फसल। तो आप चित्र में से भी ज्ञात कर सकते हैं। कृषि की प्रमुख विधियों। एक, मिट्टी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कृषि हेतु मिट्टी को निम्न दो प्रमुख विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। एक, जुताई यानी प्लगिंग। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर काम किया जाता है। यह फायदाकारक है क्योंकि यह जड़ों को मिट्टी से अधिक गहराई तथा प्रवेश करने, उन्हें श्वास लेने व खरपतवार हटाने में सहायक होती हैं। मिट्टी को उलट पलटने से उसमें उपस्थित पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और उनका उपयोग पादप करते हैं। तो इस तरह जो है मिट्टी को तैयार हम करते हैं यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लगिंग। दूसरा नंबर है समतल करना, लेवलिंग। जमीन को समतल कैसे करते हैं? तो जुती हुई मिट्टी ढीली हो जाती है, अतः मृदा अपरदन को रोकने हेतु एक लकड़ी या लोहे के पातल लेवलर द्वारा मिट्टी को दबाकर समतल किया जाता है। इसे सिंचाई के समय पूरे खेत में जल का वितरण समान रूप से होता है। यानी कि लेवलिंग करने से सभी जगह एक समान रूप हो जाती है और उसकी सिंचाई जो है वो एक रूप से कर सकते हैं।
उसके बाद आएगा 2 नंबर बुनाई, बुआई यानी सोइंग। नई फसल उगाने के लिए बीजों को मिट्टी में फैलाने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। यह पारंपरिक औजारों कीप के आकार का औजार या सीड ड्रिल ट्रैक्टर के प्रयोग द्वारा बीज को बुआई की यांत्रिक विधि द्वारा की जाती है, यानी कि सोइंग, बुआई। 3 नंबर खाद्य एवं उर्वरक मिलाना, यानी एडिटिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। पादपों की अच्छी वृद्धि हेतु मृदा में कुछ पदार्थों को मिलाया जाता है, उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पादपों एवं जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों जैसे गाय का गोबर, मृत पत्तियां आदि के अपघटन से प्राप्त होता है। पादपों एवं जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों को खले में एक गड्ढे में डालकर सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन के हेतु छोड़ दिया जाता है। इस अपघटित पदार्थों को रासायनिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर सिंचाई यानी कि इरिगेशन। मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु नियमित रूप से खेतों में पानी डाला जाता है। नियमित अंतराल पर जल की आपूर्ति करने की यह प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के स्रोत, तो अब देखेंगे कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि हमें जल कहाँ से मिल सकता है। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई की पारंपरिक विधियों में मोट यानी कि चिरनी, डैकली, चैन पंप तथा रहट इत्यादि आते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों के अंतर्गत छिड़काव तंत्र व डिप तंत्र आते हैं, यानी कि छिड़काव करते हैं ऐसे या ड्रिप करते हैं। 5 नंबर खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। खेतों में फसलों के साथ कुछ अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को जो फसल के साथ उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। इन खरपतवारों को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसानों द्वारा खेत जोतने, फावड़े से खरपतवार को हटाने एवं खरपतवारनाशी 2,4-D यानी कि 2D 4D का छिड़काव भी किया जाता है और इसकी सहायता से खरपतवार जो है वो हटने हेतु हो जाता है। 6 नंबर कटाई, हार्वेस्टिंग। फसलों के पक जाने के बाद उन्हें काटकर एकत्र किया जाता है। यह प्रक्रिया फसल की कटाई कहलाती है। यह निम्न चरणों में संपन्न होती है। 1. कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं या उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। इसके लिए दारांती या एक मशीन हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। 2. इसके पश्चात काटी गई फसल में बीजों या दानों को भूसी से अलग किया जाता है। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। यानी कि कंबाइन किसे कहते हैं, तो कंबाइन मशीन में हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों आएगा। 3. भूसी से अनाज के दानों को फटार कर यानी विनोइंग अलग किया जाता है। 7 नंबर भंडारण यानी स्टोरेज। अब हमने अनाज प्लगिंग कर दिया, निकाल दिया
ये सब क्रिया हो गई तो अब लास्ट में आएगा स्टोरेज। अगर हम अच्छी तरह से उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, अच्छी तरह से भंडारण में रखेंगे नहीं, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और वो फसल जो होती है, वो जो हमारा अनाज होता है वो बिगड़ जाता है और लंबे समय तक अच्छा नहीं रहता। तो लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए भंडारण यानी कि स्टोरेज अति आवश्यक क्रिया है। तो चलिए आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। अनाज का भंडारण लंबे समय के लिए किया जाता है, अतः उन्हें नमी, कीट, चूहे व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। ताजी कटी गई फसलों के भंडारण हेतु उन्हें सर्वप्रथम सुखाया जाता है, जिससे उनकी नमी समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात इन्हें कीटों या चूहों से बचाने के हेतु कुंताकनाशी यानी रोडेंटिसाइड कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स। इसके पश्चात अनाज का भंडारण जूट के बोरों या धातु के बड़े पात्रों में किया जाता है, यानी कि बिन में डाल देते हैं, बिन्स यूज होते हैं। उच्च पैमाने पर अनाज का भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों, चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। जंतुओं से खाद्य पदार्थों की प्राप्ति। मनुष्य के विकास, वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक पदार्थ भोजन के रूप में कृषि एवं पशुओं से प्राप्त होते हैं। पशुधन के उचित एवं उपयोगी प्रवर्धन को पशुपालन कहते हैं। दूध, घी, दही, मक्खन हमें दूध देने वाले पशु गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। अंडा, मांस हमें मुर्गी पालन से प्राप्त होता है। इसमें मुर्गी, चूहे आदि पाले जाते हैं। भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारा भोजन एक या अनेक घटकों से मिलकर बना है, जो हमें पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। ये सभी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, यानी कि पोषक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, इसलिए उसे पोषक तत्व बोलते हैं। उसमें फर्स्ट आएगा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ जो है वो पोषक तत्व का फॉर्मूला दिया गया है, जो आप ज्ञात कर लीजिएगा। फूड फ्रॉम प्लांट्स, राइस, टी, कॉफी, सुगर, व्हीट, स्पाइस, फ्रूट्स, रूट्स एंड स्टेम्स। पोषक तत्व, विशेषताएं एवं स्रोत। तो चलिए आगे पढ़ाई करेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व है। तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक जरूरी पोषक तत्व जो है वो है 6। खनिज तत्व, विटामिन, प्रोटीन, चर्बी, पानी आदि। तो पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी विशेषता, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, मुख्यतः पादपों से प्राप्त होता है। वो कहाँ से आता है कार्बोहाइड्रेट? तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, चीनी, केला, आम आदि में से कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है। दूसरा है प्रोटीन, शरीर की वृद्धि तथा दैविक ऊतकों की संभलने हेतु आवश्यक है, यानी कि वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत जरूरी है। जंतु प्रोटीन, दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस, पादप प्रोटीन, चना, मूंगफली, मूंग, अरहर की दाल, बीन्स, मटर आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। जंतुओं, अंडा, मीट, दूध आदि से भी प्रोटीन प्राप्त होता है। तीसरा आएगा दशा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। पादप व जंतु
दोनों से प्राप्त की जा सकती है। जंतु वसा, मक्खन, घी, दूध, पनीर, अंडा, पादप, वसा, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल आदि में से दशा प्राप्त होता है। दशा यानी चर्बी, फैट। उसके बाद आएगा विटामिन्स। विटामिन दशा में घुलनशील यानी कि उसमें घुल जाता है। तो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। जल में घुलनशील तो विटामिन बी एंड सी। तो चर्बी जो है यानी कि फैट वो ए, डी, ई, के में घुल जाती है और विटामिन बी और सी जल में घुल जाते हैं। तो उसकी विशेषताएं, विटामिन्स की विशेषताएं, इनकी विशेषता बहुत कम मात्रा में होती है। यह शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु आवश्यक करता है। भोजन में इनकी कमी होने से न्यूनतम रोग हो सकते हैं। कहाँ से प्राप्त होंगे? तो विटामिन ए सन्नारा, गाजर, पालक कमी से रोग रतांधी होता है। विटामिन डी मछली, अंडा, यकृत की कमी से रोग रिटेक्ट होता है। विटामिन अनेक फल एवं सब्जियां की कमी से होता है। विटामिन के हरी सब्जियां से मिलता है और इसके रोग से रक्त जो होता है वो कम हो जाता है। विटामिन बी सब्जी, चावल, ब्रोकली आदि में से मिलता है। इसके कमी हेतु बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी खट्टे फल आदि से मिलता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। उसके बाद आएगा खनिज, उसकी विशेषताएं। शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने, सामान्य वृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य हेतु खनिज तत्व आवश्यक है, यानी कि खनिज आवश्यक है। उसके स्रोत पालक लौह तत्व के लिए आवश्यक है, नमक सोडियम तत्व के लिए आवश्यक है। उसके बाद आता है मोटा चारा। हृदय रोगों व आंत के कैंसर की संभावना को कम करता है। पूर्ण अनाज, दालें, आलू, ताजे फल आदि में से मिलता है। तो ये जो है कोष्टक पूरे का पूरा बहुत ही आवश्यक है। तो आप इस कोष्टक को ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न शुरू करने से पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इस चैनल पे हम ज्ञान साधना परीक्षा का पेपर सॉल्यूशन, उसकी इन्फॉर्मेशन, कैसे पेपर कैसे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करेंगे वो सब वीडियो अपडेट करते हैं। नवोदय एग्ज़ाम यानी कि 8 क्लास में से नवोदय एग्ज़ाम की जो 9 क्लास में एडमिशन होती हैं या तो बालाचड़ी में जाने के लिए जो इच्छुक विद्यार्थी हैं उसके लिए यहाँ स्पेशल कोर्स दिया गया है और वो भी एकदम फ्री है। तो आप जेएनवी की तैयारी के लिए क्लास 8 मैथ्स, क्लास 8 साइंस वो आप इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम तीनों मीडियम के छात्रों कर सकते हैं। उसके अलावा गुजराती मीडियम बच्चों के लिए स्वाध्याय पोथी, पाठ्यपुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक का स्वाध्याय आदि भी यहाँ दिए गए हैं। और कुछ साइंटिस्ट बनने हेतु वांछुक है या तो इच्छुक छात्र हैं उसके लिए यहाँ कुछ प्रवृत्तियाँ भी यानी एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं। तो आप वो एक्टिविटी से आपका जो माइंड है उसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, खरीफ की फसल उगाई जाती है। ए सर्दियों में, बरसात में, गर्मियों में या ए और बी दोनों में। तो खरीफ फसल कब उगाई जाती है? तो आंसर आएगा बरसात में, बी। 2 नंबर, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? ए मूंगफली, बी गेहूँ, सी मटर या डी सरसों। कौन सी मूंगफली की खरीफ की फसल है? खरीफ फसल है मूंगफली। तो आंसर आएगा
ए मूंगफली। 3 नंबर, रबी की फसल किस माह के दौरान बोई जाती है? जून जुलाई, जनवरी फरवरी, अगस्त सितंबर या अक्टूबर नवंबर। इनमें से रबी की फसल जो है किन मास में बोई जाती है? तो आंसर आएगा अक्टूबर नवंबर, यानी कि आंसर आएगा डी। 4 नंबर, निम्न में से रबी की फसल है? ए गेहूँ, बी कपास, सी बाजरा या डी मक्का। तो आंसर आएगा गेहूँ। गेहूँ जो है रबी की फसल है। 5 नंबर, रबी की फसलों के सही समूह की पहचान कीजिए। गेहूँ, चना, मटर, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, बाजरा, धान, मटर या सरसों, अलसी, कपास। इनमें से रबी की सफल फसलों का समूह कौन सा है? तो आंसर आएगा ए गेहूं, चना और मटर। ए। 6 नंबर, जुताई कृषि के लिए मिट्टी तैयार करने की एक विधि है। यह लाभदायक है क्योंकि इससे होता है खरपतवार का नाश, जड़ का मिट्टी में गहराई से प्रवेश, सी जड़ों में सुचारू रूप से श्वसन या डी उपरोक्त सभी। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी, डी। 7 नंबर, जुताई एक प्रक्रिया है जिसमें किया जाता है ए मिट्टी को उल्टा पुल्टा व पोला, बी मिट्टी को समतल, सी फसलों की सिंचाई या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आएगा जुताई एक प्रकार को मिट्टी को उलट सुलट करते हैं, यानी ऊपर नीचे करते हैं। तो आंसर आएगा ए। 8 नंबर, मिट्टी में बीज फैलाने की प्रक्रिया कहलाती है? ए सिंचाई, बी जुताई, सी बुआई या डी समतल करना। मिट्टी में बीज फैलाना ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर आएगा सी बुआई। मिट्टी में बीज फैलाना उसे कहते हैं बुआई। बीज बोने की आधुनिक विधि है? ए कीप द्वारा, बी सीड ड्रिल, सी हल द्वारा या डी टीलिंग। इसमें से कौन सी आधुनिक विधि है? आंसर आएगा सीड ड्रिल, यानी बी सीड ड्रिल। 10 नंबर, सीड ड्रिल में बीजों की बुआई इसकी सहायता से की जाती है? ए कीप द्वारा, हल द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा या पाटल द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर आएगा सी ट्रैक्टर द्वारा। 11 नंबर, जैविक खाद्य है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, लवण या ए और बी दोनों। तो जैविक खाद्य क्या है? जैविक खाद्य जो है वो कार्बनिक पदार्थ है। तो आंसर आएगा ए। 12 नंबर, जैविक खाद्य की उत्पत्ति इसके अपघटन से होती है? ए गाय का गोबर, बी मूत्र, सी मृत पत्तियां या डी सभी। आंसर आएगा सभी। जैविक खाद्य जो है इसमें गोबर आता है, मूत्र आता है, मृत पत्ती आता है, यानी आंसर आएगा सभी। 13 नंबर, विशिष्ट पोषक तत्व से समृद्ध रासायनिक पदार्थ कहलाता है? ए जैविक खाद, बी उर्वरक, सी अपघटित पदार्थ या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विशिष्ट पोषक तत्वों समृद्ध रासायनिक पदार्थ होता है उसे कहते हैं उर्वरक, यानी कि फर्टिलाइजर, उर्वरक। 14 नंबर, उर्वरक हेतु निम्न में से क्या असत्य है? ए
ये उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। बी, इनमें अत्यधिक उपयोग से मृदा में पोषक तत्व असंतुलित हो जाते हैं। सी, इनका प्रयोग प्रायः निम्न मात्रा में किया जाता है। या डी, ये पर्यावरण अनुकूल है। तो इनमें से क्या उर्वरक हेतु निम्न में से असत्य है? असत्य को ढूंढना है। तो ये जो है उर्वरक, ये डी असत्य है, क्योंकि डी जो है पर्यावरण अनुकूल, तो पर्यावरण तो अनुकूल है यानी कि सत्य है, मतलब कि असत्य आंसर ये है। 15 नंबर, फसलों को पानी देना कहलाता है। ए, बुआई, बी, खाद्य मिलाना, सी, निराई, या डी, सिंचाई। तो फसलों को पानी देना यानी कि सिंचाई कहलाता है। 16 नंबर, सिंचाई की वह व्यवस्था जिसमें जल को पादप की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि पाइप द्वारा बूंद बूंद पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? पुली तंत्र, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र या उत्तोलक तंत्र। तो आंसर आएगा डीप तंत्र, डीप इरिगेशन, डीप तंत्र, बी। 17 नंबर, खरपतवार है, क्या है? मुख्य फसली पादप, कीड़े मकोड़े, फसल के साथ उगने वाली अवांछित पौधे, या डी, रासायनिक पदार्थ। तो खरपतवार जो है ये फसल के साथ उगने वाली अवांछित पौधे हैं, यानी आंसर आएगा सी। 18 नंबर, किसान खेतों में से खरपतवार हटाने हेतु निम्न में से किस औजार का उपयोग करेंगे या करते हैं? ए, पाटल, बी, हल, सी, खुरपी, या डी, कल्टीवेटर। तो आंसर आएगा खुरपी। खरपतवार को हटाने हेतु, निंदण जो है उसे हटाने हेतु खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। 19, 2,4-D है। एक, कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड, कवकनाशी या खरपतवारनाशी। 2D 4D जो है वो क्या है? तो आंसर आएगा खरपतवारनाशी, डी। 20 नंबर, भूसे से अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए, चालना, थ्रेसिंग, फटकना या हाथ द्वारा चुनना। तो भूसे को अनाज से अलग करना है तो ये पृथक्करण की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहेंगे? तो फटकारना यानी फटकना। आंसर आएगा बी, फटकना। 21 नंबर, थ्रेसिंग का कार्य इस मशीन द्वारा संपन्न किया जाता है। ए, थ्रेसर, बी, हार्वेस्टर, सी, कंबाइन, या डी, हल। तो थ्रेसिंग का कार्य जो है थ्रेसर से कंप्लीट किया जाएगा, यानी यहाँ जो है थ्रेसर लिखा हुआ है। 22, अनाज का बृहत स्तर पर भंडारण किए जाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले बड़े पात्र कहलाता है। ए, साइलो, बी, थैले, सी, भंडार गृह, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा साइलो। अनाज का बृहत स्तर पर भंडार किए जाने वाला प्रयोग जो है उसे बोलते हैं साइलो। 23, दूध देने वाले पशु कहलाते हैं। दुधारू पशु, जुताई वाले पशु, बॉयलर या लेपर। तो दूध जो देते हैं उसको हम बोलते हैं ए, दुधारू पशु। 24, हमारे भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। इनमें से प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है?
तो हमारे भोजन में ऊर्जा के हेतु प्रमुख स्रोत जो है वो कार्बोहाइड्रेट आएगा। ज्ञात रखिएगा, ऊर्जा के हेतु प्रमुख तो कार्बोहाइड्रेट, वृद्धि एवं विकास के हेतु तो प्रोटीन, ठीक है। चिकनाई व कसाई के हेतु तो वसा। 25 भोजन का वह घटक जो वृद्धि व दैहिक ऊतकों की मरम्मत हेतु आवश्यक है। तो वृद्धि एवं विकास यानी कि वृद्धि व दैहिक हेतु के लिए कौन सा आवश्यक है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि आंसर आएगा, देखते हैं, ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी मोटा चारा या डी खनिज। तो वृद्धि एवं दैहिक ऊतकों तो आएगा प्रोटीन। 26 भोजन का वह घटक जो ऊर्जा प्रदान करता है। ए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या ए और बी दोनों। भोजन का वह घटक जो ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसा सेम टू सेम जो प्रश्न है आगे आ चुका है, लेकिन यह ए और बी दोनों आप दिया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट तो है ही और वसा भी आएगा, तो आंसर आएगा ए और बी दोनों। ट्वेंटी 27 विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तस्राव, रिकेटस, स्कर्वी या जीरोथैलेसिया। तो आंसर आएगा विटामिन सी यानी सी से स्कर्वी। 28 जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए और डी, विटामिन ई एंड के, विटामिन बी और सी या कोई नहीं। तो पानी में जो घुल जाता है वो आएगा विटामिन बी एंड सी, यानी आंसर आएगा सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है आपका जो अभ्यास प्रश्न थे वो संपूर्ण हो गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिएगा। थैंक यू।